बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज के दिन के हवाले से अगर देखा जाए, कुछ माजी में अगर झांका जाए, तो आज के दिन एक बहुत ही प्यारा इंसान वो हमसे बिछड़ गया। आज के दिन जुनैद जमशेद वो हमसे दूर चले गए एक हादसे की वजह से, जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, आज भी पसंद करते हैं। और आपको जुनैद जमशेद भाई को आज भी जो है वो हम अपने दिलों में ज़िंदा रखे हुए हैं। आप जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं हम लोग। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए चल के वो देखते हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी, जुनैद जमशेद शहीद, और आज भी वो ऐसा ही लग रहा था देखे कि हमारे बीच में ही मौजूद हैं। एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, बड़े मुकम्मल इंसान। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। हम जितने भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, आप भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बड़ा अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे बच्चों से है, हमारे तालीमी इदारों से है, और ये जो मौजूदा कोविड की जो सिचुएशन है इससे है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में 18 साल से ज़ायद उम्र के जितने लोग थे उन सबको वैक्सीन लगाने का फ़ैसला किया गया था, और अब हम उससे एक मरहला आगे बढ़ने जा रहे हैं, और हम 12 साल से ज़ायद उम्र के जितने बच्चे हैं हम उनको भी वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ये NCOC ने एक फ़ैसला किया है, जिसके लिए बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए जा चुके हैं पाकिस्तान भर में। जैसे कि पंजाब में 189 और सिंध में 14 मराकज़ कायम हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 280 और बलूचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम किए जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में भी 14 मराकज़ के ज़रिए बच्चों को, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान में 8 किस्म की कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है, लगाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन में सबसे पहले साइनोवैक है, साइनोफॉर्म है, एक्स्ट्राजेनिका है, मोडर्ना है, फाइज़र है, स्पुतनिक है, पाकवैक है और किनसाइनो है। तो ये सारी वैक्सीन जो है पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को भी अभी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो हमारे साथ एक माहिर तालीम भी मौजूद होंगे, जिनसे हम इस हवाले से बातचीत करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के फ़ैसले के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर अराइन साहब, आप माहिर तालीम हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, तबीयत अच्छी है माशाल्लाह? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अख्तर भाई, NCOC ने फैसला किया है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी अब, तो इस हवाले से क्या एक माहिर तालीम होने की हैसियत से आप क्या ख्यालात रखते हैं, ज़रा वो शेयर कीजिए। देखिए, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि मुसलसल नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है, उसके जो लॉसेस हैं हमारी सेहत के हिसाब से, हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसका जो नौजवान हिस्सा है, चाहे उसका एल्डरली जो सीनियर सिटीज़न है, उसको प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा कि पिछले दिनों में पहले एक डेल्टा जो है जनूबी अफ्रीका से आया, डिफरेंट वेरिएंट था, फिर DNA चेंज करके जो है ओमिक्रॉन अभी आया। तो जाहिर है कि हमें स्टॉप नहीं होना चाहिए। कुछ ये देखा गया कि बहुत से लोगों ने जो फर्स्ट डोज लगा था, सेकंड डोज लगाने में थोड़ी सी लेट किया। जो हमारे सुनने वाले हैं इस वक्त, वो जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन का
सिलसिला मुकम्मल नहीं किया। अब जाहिर है कि उसका सेकंड डोज विदिन 25-28 दिन से अभी लेकर 28 दिन 40 दिन मुकर्रर के किया गया। दरमियान में लगवाना ज़रूरी था। 40 दिन गुजर जाने के बाद जाहिर है कि उसकी अफादियत या उसकी अफेक्टिवनेस कम हो जाती है, और हो सकता है उनको 2 डोज बाद में बूस्टर भी लगाना पड़े। तो लिहाजा मैं ये एडवाइस करूँगा कि ना सिर्फ 12 साल से ऊपर जो कि आपने सवाल किया, मगर तमाम वो लोग जो पहले ही 1 डोज़ लगा चुके हैं मगर सेकंड नहीं लगाया, पहली बात तो वो सेकंड लगा लें। बिल्कुल सही दूसरी है। बात यह है कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। सिंगल डोज़ के हिसाब से उसके अंदर कुछ जो है वो रहते भी हैं। अब आ गया जहाँ तक आपने कहा कि जो तालिब इल्म का एज ग्रुप है, जिसको हम नॉर्मली 16-17 साल तक जो है स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग होते हैं, जैसा कि कॉलेज के लिए तो बहुत ही कंपलसरी है। कॉलेज में अब एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी वो बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा तालीमी इदारों जो मैट्रिक सिस्टम के स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल्स हैं, या आप कह लें कि जो 12 साल से ऑनवर्ड स्कूल्स हैं उसके अंदर, क्योंकि तमाम बच्चे जो है अर्बन एरियाज़ में स्कूल में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में कुछ नहीं जाते। मगर हमें ये सोच लेना है, जो भी ये मीडिया देख रहा है, जो भी हमारा टीवी प्रोग्राम देख रहा है, ये तो एक हकीकत है कि कोविड के अभी नए वेरिएंट भी आ सकते हैं। जो हमारी क़ुव्वत मुदाखलत है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो कि उसके जो है हमारे जो जानी नुकसान है वो दोबारा से बढ़े। अभी भी आपने देखा कि 1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी अभी भी आ रही है। और जो नया वेरिएंट आएगा, ये याद रखिएगा, ये हमेशा हिस्ट्री में रहा कि कोई भी वायरस के बाद एक नया वायरस आया तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया, क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है तो उसको हमारे सिस्टम को, हमारी बॉडी को फाइट करने में ज़रा दिक्कत पेश आती है। तो लिहाजा हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है। ये कोई डर और खौफ की बात नहीं है। मुझे याद है मुझे खुद, मैं बचपन में स्कूल में था तो यहाँ पर एक बड़े बड़े निशानात हैं, और मुझे बड़ा अच्छा याद है कि वैक्सीनेशन हमारी तालीमी इदारों में हुई थी। मेरी एज ज़ाहिर है कि अभी मैं 57 हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50-60 साल पहले भी जो है वो 50 साल पहले भी जो है वैक्सीनेशन हुई। और कोई नई बात नहीं है। अभी सोशल मीडिया आ गया है, वो कभी उसको अजीब किस्म का रंग दे देता है, ये भी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन होती आई है 50 सालों से, जो कि मेरी ज़िंदगी में मुझे इस बात अभी स्कूल्स में हाल ही में वैक्सीनेशन हुई है बच्चों की, रुबेला और मीज़ल्स की, आई गेस, नहीं मीज़ल्स नहीं, रुबेला और कोई एक साथ कोई उन्होंने वैक्सीनेशन की है, और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमारे यहाँ पब्लिक जो है इस चीज़ को सीरियस ले रही है, और स्पेशली जितनी मतलब एक कहें कि तमीज़ के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ स्कूलों में SOPs को फॉलो किया जा रहा है। मास्क वगैरह लगा के बच्चे जो है वो जाते हैं, मास्क में ही वहाँ पे फिर रहे होते हैं। कोई चीज़ें शेयर करना भी जो है वो स्कूल्स में आपस में मना किया हुआ है आजकल। तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम अच्छी तरह से हो जाएगा, बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी हमारे यहाँ। देखिए, तस्वीर का पॉजिटिव रूप देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तो सिर्फ नेगेटिव पहलू देखते हैं। अब आपने बड़ी अच्छी बात की, और यकीनन बड़े अच्छे नताइज थे। पब्लिक ने कोऑपरेट किया, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोऑपरेट किया। तालीमी इदारे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसका काम है फैसिलिटेटर के तौर पे फैसिलिटेट करना। उन्होंने तो बहुत बेहतरीन, यानी कि आप कहें कि 98% 97% फैसिलिटेट किया, और किसी ने मना नहीं किया। किसी ने अगर मना करते, ज़ाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़े सख्त स्टेप्स लेती है। देखा कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए इसी तालीमी इदारों ने, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि 50 साल पहले भी तो तालीमी इदारों में लगते आए, अब कौन सी अनोखी चीज़ है। तो लिहाजा चाहे वो टैबलेट देनी थी बच्चों को जो पेट में कीड़ों के लिए, उसके भी बड़े अच्छे नताइज निकले कि बहुत से पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया, और इसके लिए भी मीज़ल्स के इंजेक्शन के लिए भी कोऑपरेट किया। इसी तरह से मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है अपने 12 साल से बड़े बच्चों को जो है वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से कुछ स्लो प्रोसेस हुआ। जो हमारे कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर्स थे, वहाँ पर से जो है वो 17-16 ईयर के बच्चों को जो है बड़े इजीली, क्योंकि इसमें फ़ाइज़र को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है कि फ़ाइज़र जो है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वहाँ पर कभी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा कि अभी फ़िलहाल इस सिलसिले को रोका है, आप कुछ दिनों के बाद जाइए।
आप पेरेंट्स को ये समझना चाहिए या आवाम को ये समझना नहीं चाहिए कि शायद अब ये सिलसिला बंद हो गया, कि अब ये 18 ईयर्स से बिलो वाले यानी 12 से ऑनवर्ड वाले बच्चों को लगाना अब शायद बंद हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं। आप जाइए उन्हीं सेंटर से ख़ुद लगाइए। अलबत्ता जब तालीमी इदारों के अंदर आएंगी टीमें और हेल्थ डिपार्टमेंट्स आएंगे, वहाँ जब लगाना शुरू करेंगे तो आप कोऑपरेट कीजिएगा तालीमी इदारों के साथ, ताकि आप वैक्सीनेटेड हो जाएं, ताकि आने वाले किसी भी वेरिएंट से बच के रहें, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि सेहत का ख्याल रखना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। और पता है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम क्योंकि जब घर घर आके लगा रहे होते हैं या तालीमी इदारों में जाके जो है ना ये सारा काम हो रहा होता है, तो उस वक्त हम थोड़ी सी सुस्ती दिखाते हैं, ठीक है अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं, पता नहीं लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। वो दिन गुजर जाते हैं तो वो एक काम जो है ना वो हमारे सर पे आ जाता है जो हमें करना ही होता है, और उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने, क्योंकि देखिए इससे बच तो नहीं सकते हम। अगर कोविड से बचना है तो हमें वैक्सीन जो है वो लगवानी ही लगवानी है, और वैक्सीन हमारे बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी तो वो ज़्यादा महफूज होंगे। वो इस अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी वेरिएंट या कोविड कोरोना वायरस का अगर कोई शिकार होता है तो वो हमारा जिस्म जो है वो इतना तैयार होगा कि उस वायरस के साथ लड़ सकेगा। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है उन्होंने बड़ी आसानी के साथ कोरोना वायरस को हैंडल किया है, उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई उन लोगों की। ये हमारा अपना मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप इत्तेफाक नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं हमारी सराउंडिंग में जितने लोगों को कोविड हुआ है, वो अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई हुई थी तो वो बड़ी हद तक उसने अच्छे तरीके से डील किया है उसे। खैर, इस हवाले से बात करेंगे। एक और अफवाह है अख्तर भाई के पता चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन होने वाला है, दोबारा से स्कूल्स बंद होने वाले हैं, और ये इस बारे में थोड़ी सी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में अख्तर अराइन साहब मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं हाल ही में NCOC के फ़ैसले के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि 12 साल और 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को पाकिस्तान भर में वैक्सीन लगाने का फ़ैसला कर लिया गया। अच्छा अख्तर भाई, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि एक अफवाह भी है, लोग इस तरह की बातें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हम वो जो नया वेरिएंट आया है वो बहुत ख़तरनाक है, वो पूरी दुनिया में फिर से जो है ना फैल जाएगा, और वो स्कूल्स जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे और लॉकडाउन की तरफ हम चले जाएंगे। तो इन सारी अफवाहों को किस तरह आप देखते हैं? क्या ये वाकई लोगों के अंदाजे दुरुस्त हैं? देखिए, वेरिएंट तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वेरिएंट तो आते रहेंगे। अगर ओमिक्रॉन अभी आया है, हो सकता है नया वेरिएंट बाद में दूसरा भी आ जाए, तो हमें अपने आप को जो है तैयार करना है, वैक्सीनेशन करानी है। ये तो बात तयशुदा है। अगर हम नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट की एडवाइजरी को हम नहीं फॉलो करेंगे, तो नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जैसे लोग अपने वैक्सीनेशन अपने छोटे बच्चों को लाजमी कराते हैं और पेड वैक्सीनेशन होती है, अब फ्री की हो रही है, करवानी चाहिए। वेरिएंट तो आते रहेंगे। अब जहाँ तक हमारे अपना ये जो 12 साल तक जो बच्चे नहीं करा रहे, तो उनके लिए अभी जो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके फॉर्म जा ही नहीं सकेंगे। फिर वहाँ पर भी कंपलसरी होगा। अच्छा हो जाएगा ये, फिर कंपलसरी हो जाएगा। जैसा कि भी आपने देखा कि डोमिसाइल की एक शर्ट भी आ गई, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, तो अभी आने वाले वक्तों के अंदर बहुत सी जो है ना पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं। तो लिहाजा जिनका ताल्लुक़ हमारी सेहत के साथ है, उसके साथ हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी लॉकडाउन वाली जो बातें हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, उन अंदाज़ों? बिल्कुल, देखें लॉकडाउन वैसे तो अभी देखें लॉकडाउन तो जैसे कि अभी भी आपने देखा कुछ सिंध गवर्नमेंट ने सख्ती की है, SOPs को रिवाइज़ किया है, एडवाइजरी बढ़ाई है कि अभी ये शॉप्स इस वक्त तक खुली रहेंगी या ये करना होगा, SOPs का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल SOPs का ख्याल हमें रखते रहना चाहिए, लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए हमें। जहाँ तक दूसरी बात है कि तालीमी इदारों के अंदर SOPs हमेशा से थे, अभी आज भी हैं
पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जो लेस प्रिविलेज एरिया वहाँ पर थोड़े इश्यूज़ हैं अभी भी, मगर ये है कि वो भी समझते हैं इस बात को कि हमें स्कूल्स के अंदर बच्चों को जो है मास्क के साथ भेजना चाहिए। हिफ्ज़ान सेहत, वैसे भी हिफ्ज़ान सेहत के हिसाब से ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी हमारा जो सफाई सुथराई है हमारे दीन का एक हिस्सा है, निस्फ ईमान कहा गया है इसको, तो अपने निस्फ ईमान को हमें कायम रखना चाहिए, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं मगर हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो अभी सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, मौसम ख़ज़ां की छुट्टियां आया करती हैं, वो 8 से 10 छुट्टियां हुआ करती हैं, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो छुट्टियां इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि माशाल्लाह आपका चैनल तो एक नेशनल टीवी है और इंटरनेशनली भी देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 सीज़न्स हैं बेसिकली। कुछ इलाके हैं जहाँ पर विंटर वेकेशंस गर्मियों की छुट्टियों की तरह बड़ी होती थी, और कुछ इलाके हैं जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो जो है 2 महीने की या 2.5 महीने की होती थी, जैसे पंजाब में। तो अभी सिंध के अंदर तो 10 दिन की छुट्टियाँ तो हैं, शेड्यूल में हैं। ऐन मुमकिन है कि डिपेंड करता है कि उस लहर के साथ हो सकता है 10 से 15 दिन या आगे पीछे इसकी हो जाए। सर्द इलाकों में अभी स्कूल बंद होने वाले हैं, और वहाँ पर अभी जैसे कि देखा कि सर्दी की एक नई लहर आ चुकी है। अनकरीब दिसंबर का महीना है, बर्फ़बारी भी होगी। अगर वहाँ पर स्कूल 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए बंद किए जाते हैं तो ये कोई कोविड की वजह से नहीं होगा। इसको अफवाहें उड़ा दी जाएँ, इस तरह से बात की जाए, जैसा कि हालिया आपने देखा था एक अफवाह उड़ी कि जी अब स्कूल दोबारा बंद होने जा रहे हैं क्योंकि कोविड एक बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बंद हो सकते हैं अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर बंद ही होंगे। और क्या सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, मगर गवर्नमेंट का ये इरादा नहीं है। जैसा कि हालिया बैनुल सूबाई वुज़रा की अभी मीटिंग चंद दिन पहले हुई और उसके अंदर ये चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि स्कूल बंद नहीं होने जा रहे। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी, क्योंकि हमारे जो लर्निंग लॉसेस हैं वो बहुत हुए हैं। ये तो रियलाइज़ गवर्नमेंट कर चुकी है कि हमारे तालीमी नुकसान जितना बहुत बड़ा हुआ है, पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहुत से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए जो रेगुलर 5 करोड़ के लगभग जाया करते थे स्कूल में, तालीमी इदारों में, वो भी जो है वापस नहीं पूरे लौटे। मगर यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की और कुछ इंटरनेशनल इदारों की फिगर थी कि 2 करोड़ मज़ीद बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया है। 2.5 करोड़ पहले था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह के एतमाद बहाल हुआ है। वो पेरेंट्स जिनकी इनकम बहुत कम थी, बजटिंग नहीं करते थे, वो डर के मारे बच्चों को एडमिशन भी नहीं करा रहे थे, बल्कि उन्होंने घर बिठा लिया था बच्चों को और होम स्कूलिंग की कोशिश कर रहे थे, मगर नाकाम कोशिश थी। तो अब वो बच्चे लौटना शुरू हुए हैं। अब तकरीबन कोई 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जिसको हम 1 करोड़ के लगभग कह सकते हैं। मतलब वो जो स्कूल जाते 5 करोड़ थे, जो जाता था उसमें से तकरीबन 80 लाख बच्चा अभी भी नहीं लौटा, इस डर के मारे। जैसे अभी अफवाह उड़ी, देखा हमने सोचा था ना ये 3-4 महीने स्कूल चले तो रेगुलर, मगर अब देखा फिर बंद होने वाले हैं। जी, यही अफवाह। फिर ये वो 80 से फिर दोबारा 1 करोड़ हो जाएगा। फिर घर बिठा लेंगे, फीस देना रोक बंद कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट इदारों ने तो फीस लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 25A के मुताबिक उनके लिए इंतज़ाम करके नहीं रखा कि फ्री तालीम का करें। ज़ाहिर है कि वो अपनी मदद आप ही अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजेंगे। जब भेजेंगे तो वो जाहिर है कि वहाँ उनको फ़ीस देनी होगी। तो जैसी लहर आई तो लोगों ने पेमेंट करने को हाथ रोक लिया और बाद सोचने लगे कि ठीक है देखते हैं, स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ओवरऑल हमारा तालीम का बहुत बड़ा नुकसान है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो तालीम का जो हर्ज हुआ है, इतने अरसे स्कूल्स बंद रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन से भी वो उस तरह डिलीवर नहीं हो सका और उस तरह बच्चे भी नहीं वो लर्न कर सके जिस तरह वो स्कूल जाके और मतलब टीचर की मौजूदगी में बाकी बच्चों के साथ बैठ के सीखना और एक वीडियो कॉल पे जो है वो सारा सबक हासिल करना, वो बड़ा मुख्तलिफ है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बट फिर भी कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो उसके अलावा ऑप्शन नहीं थी। बच्चों का हर्ज हुआ है, बहुत हर्ज हुआ है उनके सिलेबस का, तो उसको अभी रिकवर करने की तरफ स्कूल्स आ रहे हैं और छुट्टियां और ये सारे मामलात, इस सब को कैसे देखते हैं? अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी शुरू हो चुकी है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा, और ये यकीन मैं दिलाता हूँ पेरेंट्स को जो ये अभी भी इस डाउट में है कि मे बी स्कूल दोबारा 2-4-6 महीने के लिए बंद हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करने जा रही। हमारी जो इतलात हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है तालीम के मामले में।
पेरेंट्स को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट के साथ अपने बच्चों को भेजें, पढ़ाएं। अब कोई ऐसी, हाँ, विंटर वेकेशन जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, जहाँ पर 10-12 दिन की होती हैं, वो ज़रूर होंगी, हो सकता है 2 हफ्ते की हों, मगर स्कूल बंद नहीं होने जा रहे, ये याद रखिए। क्योंकि हमारे जो तालीम का नुकसान है वो ना गवर्नमेंट करना चाहती है, ना हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं। लिहाजा तालीम का सिलसिला जारी रखें, और जो विंटर एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन के 2 माह के लिए स्कूल बंद होंगे, बर्फ़बारी होगी। और दूसरी तरफ ये है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा। और ज़ाहिर है कि हमें अपने बच्चों को, जैसे मैंने अपनी एक एग्जांपल दी कि जो एडल्ट बड़े हैं अभी 50-60 साल के उम्र के, जो आपके ये बच्चों के दादा नाना हैं, उन्होंने भी तो वैक्सीनेशन कराई थी। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, मैं नहीं समझता। हाँ, वो बाजू पे एक निशान है हमारी। हाँ, और हालांकि वो खालिस खाते थे, वो ज़माना था जबकि खालिस खाते थे। आजकल तो खालिस खुराकें नहीं हैं, तो अब तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बाकी अच्छा, आप माशाल्लाह खुद भी स्कूल्स रन करते हैं, और ये कोविड की वजह से जो आपने कहा कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो वापस स्कूल्स में नहीं आए हैं। मतलब स्कूल पढ़ते थे, अब वो या तो वो स्कूल मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वो स्कूल्स नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी मतलब पेरेंट्स ये वापस आएंगे अपने बच्चों को लेके, या नहीं आएंगे? देखिए, शऊर है, समझदारी है, स्कूल की तरफ जाएंगे ये? देखिए, जो जिनको तो हमारे सिस्टम ने, हमारे गवर्नमेंट के मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों ने, जो या कोविड की वजह से जो पॉवर्टी लाइन से बेचारे नीचे आ गए, जो खाने के लिए जो 2 वक्त खाते थे वो 1 वक्त खाते हैं, तो जाहिर है कि तालीमी सिलसिला कैसे जारी रख पाएंगे? जाहिर है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे। तो अच्छी बात है, पढ़ें। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड हाई करना बहुत ज़रूरी है, कुछ NGOs ने अडॉप्ट किए हैं, अच्छी बात है कि वो सिलसिला है, मगर गवर्नमेंट खुद ब खुद जो है स्कूल नहीं अच्छे रन कर पा रही, तो उनके जो है उसकी वजह से बड़े मसले हैं। मैं वो बता रहा था कि जो खुद यूनाइटेड नेशन ने या उन बड़े इदारों ने ये डिक्लेयर किया था 3 माह पहले कि 2 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया, यानी कि ये जो रीओपन हुए स्कूल उससे पहले की बात कर रहे थे, तो जब रीज्वाइन हुआ तो अब उसमें से 80,000 बच्चा जो है फ़िलहाल अभी भी आउट ऑफ स्कूल है, वो आ रहे हैं, लौट रहे हैं, जिसमें काफ़ी तादाद ऐसी है जो घर में प्री स्कूलिंग स्टार्ट करते थे ना, वो घर में बैठे हुए हैं, 5 साल के हो गए, जो 3 साल में जाता था अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। यानी कुछ ऐसे हैं जो 6 साल के हो गए हैं, अभी तक स्कूल नहीं आए इस डर के मारे। तो ये भी फिगर उसके अंदर इंक्लूडेड है, और यकीनन जो है हमें उम्मीद है इस बात की कि पेरेंट्स जो हैं इस बात को समझेंगे, ठीक है, और बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो करवाएंगे संजीदगी के साथ, क्योंकि ये बच्चों के लिए और हमारे लिए, हमारे मुल्क के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और यही बेहतर है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, मगर वक्फे से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में जो आज ताउन किया है, वो ताउन किया है मलका मसाला बनाने वालों ने। कहते हैं मलका मसालों को बिजा तौर पर जायकों की मलका कहा जा रहा है, क्योंकि इनका हर मसाला ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़रे सेहत अज्जा से भी महफूज है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। ये था पैगाम मलका मसाला की जानिब से। अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए हैं, जहां पे हम बात करेंगे नौजवानों के हवाले से, ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से। वतन अज़ीज़ में जहां हमें बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहां पे हमें हमारे नौजवानों को भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि हमारे पास नौजवानों की शक्ल में एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। हमारी रीढ़ की हड्डी है ये नौजवान, और बड़े एक
हम मजबूत तरीके से और बड़े बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की की जानिब जो है बहुत सारी मनाजिल तय कर सकते हैं, मगर हमारे नौजवानों को जिन मसाइल का सामना है उनमें सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। और इस बेरोज़गारी के मसले के साथ साथ महंगाई और दूसरे इश्यूज़ जो हैं वो मायूसी की जानिब लेके जा रहे हैं। और इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात भी करने वाले हैं कि आखिर हम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को किन किन मसाइल का सामना है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तजियाकार और पॉलिटिक्स का भी ये इनका माशाल्लाह एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप और आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूअर्स सब लोग अच्छे होंगे। ज़बरदस्त, बेशक सब अच्छे हैं। और आज आप पहले से कुछ मुख्तलिफ लग रही हैं, मुझे कुछ बलोची टच मुझे ज़्यादा आ रहा है जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू। असल में बस हमें अपनी सकाफत को प्रमोट करना चाहिए, उसको ओन करना चाहिए एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। तो मी बीइंग अ बलोच, मैं तो मुझे खुशी होती है अपने कल्चर को एम्ब्रेस करना। इनफैक्ट हमारे जितने एथनिसिटीज़ हैं उनके कल्चर हैं, बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान के कल्चर। इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ओके जी, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मसाइल हैं और वो आए दिन जो है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हो ना कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हो के अब मसाइल में कमी आना शुरू हो गई है, हमने कुछ हल कर लिए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं और वो जो पहले वाले जो इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रुकावटें हैं उनको आगे बढ़ने के हवाले से। तो आप क्यों क्या समझती हैं कि किन किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है? देखिए फ़हीम, ये तो बहुत वास्ट डिबेट है और बड़ी मतलब बहुत बड़ा इसमें काफ़ी पहलू है इस मसले में। देखिए नौजवानों की जहाँ तक बात है तो नौजवानों की तो मैं आपको इम्पोर्टेंस ऐसे बताऊँ कि आज़ादी की तहरीक में जितनी जद्दोजहद या जितना रोल नौजवानों का रहा, फिर हम अपने कौमी शायर अल्लामा इकबाल साहब की भी शायरी उठा के देखें तो उसमें उनका महवर उनकी शायरी का नौजवान है जिन्होंने शाहीन से जो है तशबीह दी है। तो हमें ये देखना है पहली बात कि वो शाहीन अपनी परवाज़ किस हद तक ऊंची लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, अफसोस के साथ उन शाहीनों के अब पर भी काटे जाते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि नस्ल दर नस्ल मौरूसी सियासत होती है, या कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप देखें या हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखें, अपने तो मौरूसियत भी चलती है, सोर्स चलती है। अब एक नौजवान जो मेरिट पे आगे बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है वो मायूस ही हो जाता है ना आखिर में। हमारा सिस्टम इतना क्रिपल्ड, इतना फ्लॉड है कि वो एक हद तक तो मोटिवेट होकर काम करेगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स भी मौजूद हैं। मुझे भी मिले ऐसे मेंटोर्स मिले, मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस तरह के मोहसिन रास्ते में मिले जिन्होंने मुझे सियासी जद्दोजहद में भी और मेरी तालीमी जद्दोजहद में भी मुझे ग्रूम किया, मुझे सही रास्ता दिखाया। लेकिन ये है कि अब हम इस चीज़ के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। एक खुशाइन बात ये भी है कि खान साहब की तरफ से और मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, मैं कोई बायस हो के बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इकदाम किए जा रहे हैं यूथ को आगे लाने के लिए। कामयाब जवान प्रोग्राम है, फिशरमैन के लिए है, हर न्यूक्स एंड कॉर्नर्स में जाके जो है ना वो यूथ को डेवलप, उसकी डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। कोशिश तो की जा रही है, हुकूमत की जानिब से जो फिक्र है वो नज़र आती है और अगर जितनी कोशिशें हो रही हैं इन कोशिशों को कई गुना और ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये बेहतर अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें। एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोस्तों हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं मुल्की मसाइल और हमारा किरदार। और स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा। उफ़क़ साहिबा, आपको क्या लगता है कि इन मसाइल से निकलने के लिए मौजूदा हुकूमत कितनी कोशिशें कर रही है और मतलब हम आवाम को जो है वो
किस तरह इससे निकलने के लिए अपनी मदद आपके तहत भी कोशिशें करनी होंगी? देखिए फ़हीम, हुकूमत की जानिब से जहाँ तक इक़दाम होते आए वो हम सबके सामने था कि इंसाफ सेहत कार्ड भी निकले, इंसाफ कार्ड और राशन एंड एवरीथिंग। देयर सो मच अ गवर्नमेंट कैन डू, लेकिन बहैसियत कौम हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने होर्डिंग करते हैं, हम मिलावट करते हैं, हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो हम किसी ना किसी लेवल पे करप्शन में शामिल हैं, भले वो छोटी से छोटी हो। हम कीमतें, हम प्राइस टैग्स हटा के सुपरमार्केट्स में क्या हो रहा है, कहीं एक चीज़ 500 की मिल रही है तो वही चीज़ जो है कहीं 700 की मिल रही है। क्यों? हम लोग मुनाफाखोरी से बाहर नहीं आ रहे। नाजायज़ मुनाफाखोरी, जायज़ मुनाफाखोरी, नाजायज़। और ऐसे बहैसियत कौम हम इंडिविजुअल बेस पे अपना एहतसाब तो करने को नहीं तैयार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आके तिलस्माती तौर पे हमारे सारे मसाइल हल कर दे। तो जिस तरह कहते हैं ना, जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो अल्लाह ने वैसे तो हमें इस दफ़ा बड़ा ब्लेस किया कि हमें ऐसी हुकूमत मिली जिसने हमें रियल पिक्चर दिखाई। हम अब तक अच्छे अच्छे सब्ज़ बाग देखते देखते हमारा मुल्क गिरवी हो गया था। तो अब जब जाके हमें हुकूमत, हम वो अब टफ़ टाइम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम भी जो करते ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते आए। जहाँ तक स्टॉक्स की भी बात कर लें आप, उनको नए स्टॉक, पुराने स्टॉक को नए स्टॉक के रेट्स पे बेचा जाता है। ये ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो मैं आपको लगता है कि इस हुकूमत के आने से ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके तकरीबन इन 4 सालों में नाजायज़ मुनाफाखोरी में, चीज़ों की ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में और इस तरह के जितने मामलात इनमें बेहतरी आई है कोई करप्शन में? देखिए, एहतसाब का तो अमल जारी हुआ है इस हुकूमत में जो पहले कभी नहीं हुआ। तो नैब तो बड़े लेट 90s से आई गेस काम कर रही है। लेट 90s से काम तो कर रही है लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं नज़र आए थे। अच्छा। इस हुकूमत ने तो ये भी कह लें कि लिहाज नहीं किया कि कौन उनका हिस्सा था, कौन मिनिस्टर था कि कौन नहीं था। बिला इम्तियाज़ जो है वो सबको पकड़ा गया, सबका एहतसाब हुआ। अच्छा, बात ये भी है कि देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी हम बात करते हैं तो आपको पता होगा, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन बड़े बड़े टाइकून्स को भी जो है उनके ख़िलाफ़ भी केसेस चलाए गए। हाँ, एक्शन लिया गया है, मगर उस तरह के इन्होंने बड़े बड़े टाइकून्स के खिलाफ केसेस तो चलाए हैं मगर उन केसेस से निकला कुछ नहीं है, ये एक अलग बात है। ये भी आप देखें। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद जाके अदालत में जज बन के नहीं बैठ सकते। हर किसी को, अगर मैं कहती हूँ ना इंडिविजुअल ड्यूटी है, तो आपको भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, जज को भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। इमरान खान जाके फैसला नहीं लिख सकता। आपका अगर पूरा सिस्टम क्रिपल्ड है, ब्यूरोक्रेसी पूरी फ्लॉड है, ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल भी है, तो आप कहाँ तक पकड़ेंगे जाके? ये बात आपकी सही है। एक चीफ जस्टिस जो है, जो वक्त का काजी है, वो बोतलें देख के आ जाते हैं और बाद में पता चलता है ये तो शहद था। यस, है ना, तो वो शहद की बोतल वो रातों रात शहद भी बन जाता है। अच्छा, बन जाता है, ये था ही शहद हो। इस डिबेट में नहीं जाते। हमारे व्यूअर्स समझदार हैं और हम सब समझदार हैं, लेकिन देखिए, मगर ये चीफ जस्टिस जो है वो भी कुछ नहीं, he could not do anything, he was so helpless कि इतना प्रेशर है हमारे सिस्टम पे, क्यों इन्फ्लुएंस्ड है एक काजी और एक जो हमारा जज है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, उसको तो सबसे बालातर होना चाहिए। नोबडी इज अबव द लॉ। लेकिन अफसोस के साथ आई होप कि ये सिस्टम कभी बेहतर हो, क्योंकि कोई भी पीटीआई हो या ख्वाह कोई भी हुकूमत हो, पीएम या प्रेसिडेंट जाके वहाँ पे लिख के नहीं आ सकता वर्डिक्ट। अच्छा, जो हमारा अदालती निज़ाम है इसको किस हद तक बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी 2 मिलियन के करीब केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, ठीक है, जो, और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सियासतदान या बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े चोर हैं, उनके मतलब जो केसेस हैं वो तो नज़र आते रहते हैं हमें। कुछ ओवरऑल जो गरीब आदमी है, गरीब लोग हैं, उनके तो केसेस उधर के उधर ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब मुझे कल एक साहब बता रहे थे कि कोई दुकानदार का कोई एक मसला था, 6 दिन उसकी सज़ा है टोटल कानून में, 6 साल वो बंदा जेल में रहा है और उसके बाद उसके केस का नंबर आया है और जज साहब भी वो शर्मिंदा थे इस बात पे कि तुझे 6 दिन की सज़ा मिलनी थी, 6 साल से तू अंदर बंद पड़ा हुआ है। ना जाने कितने हज़ारों लाखों केसेस ऐसे हैं। हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर होने की जरूरत है। इस बारे में मैं आपकी जो राय है वो ज़रूर शामिल करना चाहता हूँ। एक वक्फा आ गया बीच में दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मुल्की मसाइल और हमारे किरदार के हवाले से बात हो रही है। उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं। अच्छा उफ़क़ जी, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि हमारे अदालती निज़ाम की वजह से भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। तो आप हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फ़हीम, वकालत और अदालती निज़ाम जो है बड़ा मैं उसको मुक़द्दस पेशा जानती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ जो हमें हाल ही में देखने को आया, चंद कुछ सालों में, गुज़िश्ता सालों में देखने को हमें मिला, वकला का बिहेवियर, उनका कंडक्ट, और ये हर साल बदतर होता जा रहा है। तो क्या हम अच्छे या ऐसे वकला पैदा कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं जो मॉरल्स पे चलते हों या जो अपनी प्रोफेशन का एसेंस साथ लेके चलते हों? सैडली जो हमारे मुल्क में इतने टैलेंटेड लोग हैं भी या इतने एबल लोग हैं, वो बच्चे प्रेफर करते हैं, वो नौजवान या वो वकला प्रेफर करते हैं कि वो लंदन चले जाएं, वो बाहर चले जाएं, वहाँ पे बैरिस्टर वो अपना प्रैक्टिस करें अपने लॉ की। क्योंकि वो यहाँ के निज़ाम से मायूस हो रहे हैं, जो हमारा जुडिशल सिस्टम भी है। तो इसमें हमें सीरियस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। अच्छा, हुकूमती सतह पे किस तरह इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, हुकूमती सतह पे ये हो सकता है कि देखिए आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो किस लिए, लॉ मेकिंग के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, बिल पास करवाने के लिए। उसमें एक तल्ख हकीकत ये है कि एक कोई हमारे मफाद में बिल आता है या बेहतरी में आता है तो 10 लोगों का उसमें पर्सनल एजेंडा शामिल हो जाता है, वो उनके मफाद से क्लैश कर रहा होता है और वो पास नहीं हो पाता, इतने मसले मसाइल होते हैं। तो मैं सारे रिफॉर्म्स तो आपके पार्लियामेंट से ही होंगे, या तो फिर इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम राइज किया जाए ताकि यहाँ के जो हालात बिगड़ हैं, अब यही इलाज मुझे इसका नज़र आता है। सही। और अवाम को क्या अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए? हम मतलब जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि मुल्की मसाइल तो हैं, ये हमारा क्या किरदार है उसमें? हमारा किरदार, मैं वहीं से बात शुरू करूँगी कि सबसे पहले तो हम अपना एहतसाब करें कि मैं अपनी ज़िंदगी में रोज़ क्या करप्शन कर रही हूँ। करप्शन का सिर्फ मिलियन एंड बिलियंस का ज़रूरी नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ करप्शन होती है या सिर्फ नैब के मामलात करप्शन होते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि लख दी भी चोरी थे, कख दी भी चोरी। एग्जैक्टली। ठीक है, एक तिनका जो है उसकी भी चोरी है और लाख की भी जो है वो चोरी। बिल्कुल। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करप्शंस कर रहे हैं, हम अपना जब एहतसाब करेंगे, कोई बिजनेसमैन है वो अपनी डील में क्या कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है, कोई कैशियर है वो क्या कर रहा है अपने सेट के साथ, वो कितना कैश साइड पे कर रहा है। हम अगर सेल पे, मैं खातून हूँ तो मैं अपने तरीके से बात करती हूँ, सेल में एक ड्रेस हम दे रहे हैं, हमें पता है उसकी जो है ना वैल्यू भी कम हो गई है, उसका फैब्रिक भी ख़राब हो गया है, हम ऐसी चीज़ें लोगों को बेच रहे हैं। महंगाई, हम महंगे से महंगा, बाहर के मुल्कों में क्रिसमस सेल्स लगती हैं, लोगों के लिए आसानियाँ होती है, यहाँ पे क्या होता है, मज़ीद महंगाई होती है। जी हाँ, रमज़ान जैसे महीनों में हम लोग, हमारे रवैये क्या होते हैं, ये बात आपकी सच है। एक चीज़, एक महंगाई वो है जो हम, जो ओरिजिनली मतलब जो हो रही है, ठीक है, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर जो एक कीमत तय कर दी जाती है उसके अलावा जो हमें चीज़ें महंगी ख़रीदना पड़ रही हैं, वो हमारा अपना किरदार है। जैसे एक चीज़ जो है, फ़र्ज़ करें कि हम सब्ज़ी वाली दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे अगर एक दिन अगर आलू की कीमत जो है वो जो रेट लिस्ट के ऊपर है वो 25 रुपये है और हम आलू जो है वो ख़रीद रहे हैं 40 रुपये के, या टमाटर या गोभी है तो अगर वो उसकी कीमत अगर कोई 60 रुपये 70 रुपये अगर लिखी हुई है और हमें अगर वो 100 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये जो बीच के 30-40 रुपये है ना, ये हमारी अपनी करप्शन है। ये उस चीज़ की कीमत नहीं है, हम अपनी इस करप्शन की वजह से पे कर रहे हैं। और अफसोस की बात एक और भी है उफ़क़ कि हम आवाज़ भी नहीं उठाते, हम एहतजाज भी नहीं करते, हम खामोशी से वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। जैसे अभी टमाटर का वो इशू बना हुआ था, हमारे मुल्क में टमाटर कम हो गए थे, तो अभी भी है इशू ये, अभी तो बेहतर हो गया, तो सही है। तो उसके लिए भी ये कहा जा रहा था कि भाई टमाटर के बगैर ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। हम पूरी ज़िंदगी का मुशाहिदा है कि टमाटर ना खाने से कोई मरा नहीं है आज तक, है ना। तो आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमने वही इस्तेमाल करना लाजमी समझा। 400-400 रुपए किलो भी हमने खरीदा मजबूर हो के। हाँ, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। हाँ, तो कंप्लेन भी नहीं करते हम, है ना। तो अच्छा, जो महंगाई की अगर इशू, क्योंकि आज मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, महंगाई का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें जो कमिश्नर कराची, जो सरकारी एक पूरा एक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कैसे काम
करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए वो तो अपना काम कर भी रहे हैं काफ़ी हद तक, और वो यही कर सकते हैं ना जो वो करते हैं कि एक रेट लिस्ट मुहैया की जाए तमाम दुकानदारों को, तमाम जो है ट्रेडर्स को, जो भी हमारे ताजिर हैं। अब अगर ताजिर ही या दुकानदार ही उस रेट लिस्ट में रद्दो बदल करते फिरें तो कमिश्नर कराची या उसकी टीम एक एक दुकान पे जाके कब तक करेगी? बात नहीं, वही मगर है। जब शतरौल होगी, देखें पूरे बाजार में किसी भी वक्त छापा पड़ जाएगा, अगर वो 2, 3, 4 लोग अपने इस गलती की वजह से सजा हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी लोग भी वो केयरफुल रहेंगे। हमें या तो इबरत का निशान बनाना होगा लोगों को, तो या फिर हमें जो है वो बड़ा एक इंसाफ का निज़ाम बेहतर करना होगा। फ़हीम, इन एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि उन्हें पनिशमेंट मिले और वो सही भी हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये होता नज़र नहीं आता। अगर कोई इदारा अपना काम करता भी है ना सही तरीके से, एक ना एक ताजिर के पीछे या किसी ना किसी दुकानदार या कोई भी बिजनेस के पीछे एक पूरा माफिया बैठा होता है, बात सही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चला रहा होता है। मैं बड़ी तल्ख बातें करूंगी, शायद आपके व्यूअर्स को पसंद भी ना आए काफ़ी हद तक और मुझे नापसंद किया जाए, लेकिन और सी बात फ़हीम, हम रोते हैं कि महंगाई है या हमें कमाई नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रही। अभी हाल ही में एक नौजवान ने लकी वन मॉल में जो है सुसाइड केस भी आया। वो रो रहे थे, या ऐसे नौजवान रोते हैं कि जी नौकरियां नहीं है। हमने हलाल कमाई को या रिस्क को, या हमने हर जॉब को इतना छोटा कर दिया, वो किसी पेट्रोल पंप पे जाके काम नहीं कर सकते थे, वो कहीं कैशियर लग सकते थे, वो गाड़ियों में पेट्रोल भर सकते। हालांकि हमारी यूथ ये डिज़र्व नहीं करती कि वो पेट्रोल गाड़ियों में भरे या वो एक कैशियर बन के बैठे। मगर मेहनत में किस चीज़ की शर्म है? मेहनत में शर्म नहीं है, लेकिन बात वही है कि देखें हम इस पे भी सेटल नहीं हो सकते कि नहीं हमारी यूथ जो है ना वो बस इन्हीं कामों में ज़ाया हो जाए, नहीं। लेकिन अगर था तो मौके बहुत हैं, क्यों नहीं करते कोई? हम मेहनत करना ही नहीं, हमें सिर्फ एक कुर्सी चाहिए कॉर्पोरेट ऑफिस में या हमें गवर्नमेंट ऑफिस में कुर्सी चाहिए तो वो नौकरी होगी। दूसरी बात है कि रिस्क ना, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बात करूं, रिस्क सुबह सुबह बढ़ता है, फजर के वक्त बढ़ता है, फजर के बाद बढ़ता है। हमारे यहाँ दुकानें कब खुलती हैं? 11 बजे से पहले आपको कोई, बहुत कम दुकानें होंगी जो आपको खुली हुई नजर आएंगी। बात सही है, 11 बजे के बाद ही आप बाजार जाएं तो कुछ बात बनती, वरना तो सब नहीं बंद होता। हमारे मॉल्स भी बंद होते हैं। हाँ, एक वक्फा आ गया जी, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मुल्की मसाइल और हमारे किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा। अच्छा, वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात की। अभी अगर हम बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कि किस तरह हम बल्दियाती निज़ाम को मौसर तरीके से, मौसर अंदाज से नाफिज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो बाकायदा तौर पर हम नाकाम ही चल रहे हैं बल्दियाती निज़ाम को नाफिज करने के हवाले से। तो इस बारे में थोड़ी सी अपनी जो राय है वो हमारे साथ जो है वो जाहिर करें, ताकि पता चले कि हम इस बल्दियाती निज़ाम को अगर बेहतर तरीके से नाफिज किया जाए तो हमें किन किन मसाइल से आसानी से जो है ना वो छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी। देखिए, बल्दियाती निज़ाम के नफाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सबसे पहली तो ये बात कि बल्दियाती निज़ाम यूसी लेवल तक नीचे उतरता है, तो हमें हर उस लेवल तक एक मेरिट पे बंदा उठाना होगा, ना कि वो किसी का कोऑर्डिनेटर है, कि वो किसी का रिश्तेदार है और वो सिर्फ अपने फ़ंड की हद तक आ रहा है, अपना पावर थोड़ा बहुत इंजॉय करने आ रहा है। क्योंकि बल्दियाती निज़ाम गहरा ताल्लुक़ रखता है शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसका मतलब है एक एक गटर, एक एक गली, पानी का निकास वो अव्वल तो एक लोकल ही कर सकता है, और वो लोकल जिसको अपने जो मुखलिस हो अपने इलाके से और अपने लोगों से। ऐसे हैं लोग, बहुत है। जहाँ तक नफाज का है तो पूरा सिस्टम का इसका बड़ा मैं कहूँगी कि तरतीब के साथ इसका पूरा आपको इसको इसकी हिफाजत करनी होगी इस निज़ाम की। आप इसके जो भी इलेक्शंस होंगे उसको कैरी आउट करने के लिए एक बहुत रिजिड कमेटी की ज़रूरत होगी। अच्छा, और वो तैयार करना वो मतलब पॉसिबल है, वो हो सकता है
देखिए, करने को सब कुछ हो सकता है अगर सिंसेरिटी से किया जाए, और इंशाल्लाह होगा भी। और जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए मैं वही बात हमेशा करती हूँ कि हम 18th अमेंडमेंट के बड़े मोहताज हैं यहाँ पे, और माजरत के साथ अक्सरियत जिस पार्टी की है यहाँ पे, वो कोई काम वहाँ उन्होंने 70 सालों में नहीं किया है, जिसका भी बरमला इजहार जो है ना एक हाई लेवल की मीटिंग में हमारी जो क़यादत है या इस्टेब्लिशमेंट है, उनके एक बहुत ऑफिशियल और बड़े इम्पोर्टेंट इंसान ने इस बात का बरमला इजहार किया। मैं उनको कोट नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उन्होंने ख़ुद इस बात पे सरजनिश की है कुछ लोगों की। ठीक है, तो ओके, ये 18th अमेंडमेंट की बात कर रही हैं आप, तो मतलब क्या आपको नहीं लगता कि जनूबी पंजाब में और मतलब उसके साथ साथ बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे आपके अपने सूबे में, हमारे पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, फिर अंदरून सिंध में और बहुत सी ऐसी जगहों पे वहाँ पे महरूमियाँ हैं, लोग उन्हें बुनियादी जो हुकूक हैं वो उन्हीं से वो महरूम है वहाँ पे, तो इन सबको आप किस तरह देखती हैं? अब तक जो है, अब मैं कहूँगी कि अब महरूमी मुझे नहीं नज़र आती। मैं बस आते ख़ुद उन एरियाज़ को देख के आई हूँ, मैं वहाँ के लोगों से मिल के आई हूँ। वहाँ पे जितनी काविशें हमारी अफवाज कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिल के, मुझे महरूमी काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई दिखाई गई है। अच्छा। क्योंकि काफ़ी सालों से हम देख रहे थे कि वहाँ की जो अवाम भी थी या हमारे जो बलोच भाई बहन थे, वो असीर थे, ग़ुलामी, उनकी जहनी ग़ुलामी और जहनी असीर थे सरदारों के। मैं सरदार सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ट्राइबल लीडर्स की इज्जत होती है, वो बड़े होते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने लोगों 100 साल से वो इसी तरह चलता आ रहा है, उनका निज़ाम, एक हिस्ट्री है उनके पास भी, वो लोग भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी साथ रहना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, लोगों की मजबूरी है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को काफ़ी हद तक इक्विप किया गया है। उनको आप देखें कितने हमारे इक्विप इन दिस सेंस कि उन्हें अब डेवलपमेंट उनकी की जा रही है, उन्हें तालीम मुहैया की जा रही है। गवादर में स्कूल्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, ये वो चीज़ें जिनकी तशहीर करने नहीं दी जाती और उस मराहिल तक शायद पहुँचने नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, गवादर हम सबके सामने इकोनॉमिकल हब बनने जा रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ, वहाँ ऐसा कोई लम्हा नहीं था जहाँ काम रुक रहा हो। मुझे वहाँ जाके सिर्फ क्रेन्स और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे हमारा ट्रेड सेंटर, पूरा चाइना ट्रेड सेंटर बना हुआ है, वहाँ का एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, तो ये किसके लिए हो रहा है? ये लोगों के लिए ही हो रहा है, वहाँ के लोगों को इनेबल करने के लिए हो रहा है। बाकी आप बात करें दूर इलाकों की और मज़ाफ़ात की, तुर्बत और चमन जैसे एरियाज़ में जहाँ पे कोई और बिज़नेस की फैसिलिटीज़ या बिज़नेस के मौके नेचुरली नहीं हैं, तो वहाँ पे उन्हें ईज़ दी हुई है बिज़नेस में। LPG के मामले में वहाँ पे डीज़ल हमारा ईरान से, जिसको मैं कहूँगी कि इंपोर्ट होके आ रहा है, वहाँ पे इजाज़त के तहत आ रहा है, इंपोर्ट होके, इजाज़त के तहत तो इंपोर्ट ही होगा। बिल्कुल, देखिए वो उनके लिए ईज़ है, ईज़ की गई है। वहाँ पे गाड़ियों का, आप चमन की गाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, कस्टम पेड, नॉन कस्टम पेड, तो वहाँ पे ईज़ तो दी गई है। और मैं अपनी आंखों से अगर देख के आई हूँ तो वहाँ पे हंसते बसते लोग हैं, बड़ा बिजनेस वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, अब कर रहा है। ओके, तो गवादर में अभी आपने बताया कि वहाँ पे तरक्याती काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी हैं और वो बिजनेस हब बनने वाला है सर, ठीक है, ये इस बात से हम सब इत्तेफाक करते हैं। और गवादर को देख के हमारे जो हासदीन हैं वो भी बड़ी तकलीफ़ में हैं कि ये क्यों एक तरक्की करते जा रहे हैं इस तरह। ये तो एक वो पिक्चर है जो हम जिससे वाकिफ़ हैं, जो हम देखते हैं। मगर एक वो दूसरा रुख जो है तस्वीर का, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से भी है, आप ग्वादर से भी आपने कहा कि मैं होके आई हूँ। वहाँ अवाम का क्या बिहेवियर है? क्योंकि कुछ ऐसे अपोजिशन लीडर्स या कुछ ऐसे लोग जो हैं उन्होंने ऐसी बात की है कि जो बलूचिस्तान के अवाम हैं वो इस वक्त खुश नहीं हैं और वो एहतजाज करते हुए भी नज़र आए हैं कुछ जगहों पे, एक छोटी सी तादाद में। तो इस बारे में क्या कहेंगी, कोई सदाकत है? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि सदाकत इनमें नहीं है तो इस बात पे आपको यकीन आना मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत वेलकमिंग लोग हैं वहाँ के, वहाँ पे खुशहाली देख रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी हद तक नैरेटिव चेंज हुआ है। देखिए, अमल की जहाँ तक बात है तो मैं वही कहूँगी कि इसमें ज़्यादा काविशें हमारी अफवाज की हैं। वहाँ पे जो ये नैरेटिव था एंटी स्टेट, उसको रेक्टिफाई किया गया है। वहाँ पे
ग्रूमिंग की गई है लोगों की, यूथ की, उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो वो क्यों नहीं उनको अगर एक अच्छा रुख दिखाया जाएगा और उनकी ज़िंदगियां बेहतर होंगी। और ये मैं हकीकत पे मबनी बात कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने हंसते बसते बाज़ार देखे हैं, सारे बिज़नेस वहाँ पे देखा है, वहाँ के लोगों का एजुकेशन के मामले में उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, उनके मसाइल सुने जा रहे हैं, उनसे इन टच हुआ जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले तक तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल थी कि डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं था, कि वहाँ पे रोड बनाने के लिए जाते थे तो मजदूरों पे गोलियां भी चलाई जाती थी। अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि उन्होंने इस सारे एरिया को जो है, एक तो सबसे पहली बात है पीसफुल जो है एरिया बनाया है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम किया है। तो अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों को हम वाकई अप्रिशिएट करते हैं। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और इसी तरह जो है मज़ीद बात करेंगे कुछ डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं आज हम मुल्की मसाइल के हवाले से, और उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उफ़क़, ये बताइए कि हमारे यहाँ जितने भी ये जो तामीराती मंसूबे होते हैं, ये अल्तवा का शिकार क्यों हो जाते हैं? लाइक कोई एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई एक हमारे कोई भी बड़ी शख्सियत आके इफ्तिताह करते हैं, रिबन काटते हैं या तख्ती लगती है और फिर लगी रहती है, वो कई साल गुजर जाते हैं, वो कंप्लीट ही नहीं होकर देते प्रोजेक्ट्स। जिस तरह कराची में बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज से कोई 10-10, 15-15 साल पहले मुकम्मल हो जाना था, वो नहीं हुए, उधर के उधर ही हैं साल। तो ये तामीराती जो मंसूबे हैं, इनमें मतलब डिले क्यों आता है? ज़रा इस पे थोड़ा सा बयान कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। देखिए, टेक्निकल पहलू से अगर देखा जाए तो अक्सर औकात इन्वेस्टमेंट्स का इशू आ जाता है, और कुछ लोगों की रकम स्टक हो जाती है कहीं, या ज़मीन का इशू आता है कि वो भाई पहले गलत अलॉट हो गई, उसके बाद फिर पेपर वर्क में कुछ ना कुछ लूप होल्स निकल आते हैं। तो टेक्निकल साइड पे देखा जाए तो ये हालांकि मुझे इतनी, मैं कहूँगी कि इतनी इस चीज़ में नॉलेज नहीं है कि ये प्रॉपर्टी के मामले में क्या इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेरी नाक़िस नॉलेज है उसके हिसाब से टेक्निकल इश्यूज़ मुझे ये नज़र आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक है, उसमें काफ़ी हद तक मैं वही बात कहूँगी कि सिस्टम आपका जब फ्लॉड होता है, किसी ना किसी को एक्सटॉर्शन मनी जानी होती है, वो नहीं पहुँच रही होती है, कोई ना कोई आके अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उसको थ्रेट करके रुकवा देता है, या किसी ना किसी के जो पहुँचना होता है वो शेयर, जो अनड्यू शेयर होता है, पहुंचना होता है, वो पहुंच नहीं पा रहा होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वही माफिया होता है पूरा, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, सब कुछ होता है। ठीक है, और प्लानिंग का भी फुकदान होता है, तो वो अगर सही काबिल लोग जो हैं वो सही जगह पे हों तो इस तरह की इशू से करप्शन। अच्छा, अभी आखिरी कुछ लम्हात हैं और सवाल बड़ा है, औरतों के हुकूक के हवाले से हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतों ने काफ़ी हद तक जद्दोजहद की, और ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में औरतें जो हैं, ख़वातीन सप्रेस्ड हैं या बहुत बुरे हालात में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त दी जाती है हमारे मुल्क में एक औरत को, हमारे घरों में ही हम देख लें। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि औरत को अभी एक इन्फीरियर जेंडर समझा जाता है। बेशक औरत का दर्जा मर्द से एक दर्जा नीचे है, उसकी रिस्पेक्ट है, ये इस्लाम में भी कहा गया है, और ये इसके रेफरेंस है, इससे मैं नफी नहीं करूँ, जो है वो मर्द को सरपरस्ती है, दर्जा नीचे नहीं कहूँगी, लेकिन प्रोटेक्टर है मर्द औरत का, और ये बड़ी खूबसूरती है हमारे कल्चर और दीन की। लेकिन इसमें काफ़ी हद तक लोग ये भूल जाते हैं, या हमारे हाउस होल्ड्स भूल जाते हैं कि औरत की आवाज़ है। अभी भी काफ़ी पसमानदा इलाकों में औरत की आवाज़ को अहमियत नहीं दी जाती, उसको ये समझा जाता है कि अगर औरत एक बात कह रही है तो ये बिला मकसद है, शी इज़ जस्ट अ शो पीस सिटिंग ओवर देयर, चाहे वो अपनी औरत हो या किसी और की। लेकिन नेगेटिव पहलू को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। हमारे यहाँ एजुकेशन, औरतों की एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ये कि हमारी औरतें ही जो हैं पहले पीएम भी बनी और आगे भी इंशाल्लाह अपना इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से दीन इस्लाम के जो सुनहरी उसूल हैं, उन्हीं तालीमात को आम किया जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। औरतों की आबादी